पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर आसमान से इस समय ऐसी आफत बरसी है कि खेत खलिहान, घर, सड़क सब कुछ पानी पानी हो गया है। दोनों देश भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। पाकिस्तान के बाद अब अफगानिस्तान में भी बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। आखिर कितने गंभीर हैं हालात, आज के शो में सब कुछ बताएंगे आपको। और दिल्ली में सड़क से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ा हुआ है। जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए छात्रों ने आज भी अपना विरोध जताया। इस्तीफे की मांग के साथ हुआ कांग्रेस का पीएम आवास घेराव, नेताओं को हिरासत में लेना और सरकार पर तीखे सवाल। आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है ये सियासी घमासान और आज पीएम ने क्या दिया है आश्वासन, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी कैबिनेट ने चुनावी साल में एक साथ कई बड़े फैसले लेकर जनता को खुश करने का पूरा प्रयास किया है। भर भर कर यूपी की जनता को सौगातें देकर योगी ने चुनावी डंका बजा दिया है। योगी प्रदेश की बेटियां अब सरपट स्कूटी दौड़ाती देखी जाएंगी। बड़ा फैसला विकास, शिक्षा और कामकाजी महिलाओं को लेकर किया गया। तो क्या ये बड़े ऐलान गेम चेंजर साबित होंगे? पूरी खबर आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। इस समय भारत के दोनों पड़ोसी देश पाकिस्तान के बाद अब अफगानिस्तान भी भीषण बाढ़ की चपेट में है। बारिश, बाढ़ और आसमानी आफत, देखते ही देखते पूरा मंजर तबाही में तब्दील हो गया। दोनों देशों में कुदरत का ऐसा कहर टूटा है जिसने कुछ ही घंटों में दर्जनों परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। कहीं घर बह गए, बच्चे और बूढ़े लापता है, मवेशी पानी में जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो राहत टीमें लगातार जिंदगी बचाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जिस तरह की तस्वीरें और वीडियो आ रहे हैं, उससे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अलग अलग घटनाओं में कम से कम 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। मृतकों में 6 पुरुष, 5 बच्चे और 1 महिला शामिल है। वहीं घायलों में 8 पुरुष, 3 महिलाएं और 9 बच्चे बताए जा रहे हैं। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक कई जगहों पर मकानों की छत और दीवारें गिर गई हैं, जबकि कुछ लोग तेज बहाव में बह गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके पेशावर, खैबर मर्दान, बुनेर, बाजोर, लोअर चित्राल, एटमाबाद, मानसेहरा, तोरघर और कुर्रम है। पाकिस्तान मौसम विभाग ने 25 जुलाई तक बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। लोगों से नदियों, नालों और बाढ़ वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। अनावश्यक यात्रा से बचने की बात कही गई है और मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करने की भी अपील की गई है। सभी जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। और अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की, जहां पूर्वी प्रांत नूरिस्तान में भी अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक अब तक कम से कम 20 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े स्तर पर सर्च अभियान, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है, जिससे राहत कार्य में भी मुश्किलें आ रही हैं। अफगानिस्तान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के प्रवक्ता यूसुफ हम्माद ने लोगों से बाढ़ संभावित इलाकों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने बताया है कि बाढ़ से बड़ी संख्या में घर, खेती की जमीनें, सड़कें और सार्वजनिक सुविधाएं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सरकार प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज करने की कोशिश में है। विशेषज्ञों का कहना है कि अफगानिस्तान में हर साल भारी बारिश और बर्फ पिघलने के कारण फ्लैश फ्लड का खतरा बना रहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमजोर बुनियादी ढांचा, लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन ने ऐसी आपदाओं का असर और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। साल 2024 में आई बाढ़ में 300 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी, जबकि इस साल की शुरुआत में भी बाढ़ और लैंडस्लाइड से कम 110 लोगों की मौतें हुई हैं। मौसम विभाग ने देश में 34 में से 10 प्रांतों में और खराब मौसम की जानकारी दी है। भारी बारिश और अचानक बाढ़ आने की आशंका हर समय बताई गई है। राहत एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं, तो दोनों देशों के लिए इस समय जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। नीट पेपर लीक विवाद पर दिल्ली की सड़कों से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक सियासी टकराव देखने को मिला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग बरकरार है और अब
पीएम का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। इसी मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के सांसद और कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहे। प्रदर्शन में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नेताओं को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार छात्रों की समस्याओं पर कोई जवाबदेही क्यों नहीं ले रही और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा से भी बच रही है। विपक्ष का कहना है कि नीट विवाद देश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। हिरासत में लिए जाने के बाद पंजाब कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन चरणजीत सिंह चन्नी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज नहीं सुनी जा रही और ये लोकतंत्र के खिलाफ है। वहीं कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सांसदों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो अंदाजा लगाइए आपकी छात्रों के साथ क्या हुआ होगा। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने भी पुलिस कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने पहले छात्रों पर कार्रवाई की और अब विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा देश जानता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ी खामियां हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। राहुल गांधी ने इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर संसद में नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा की मांग की थी। राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ आरएमएल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग रख दी। राहुल गांधी का कहना है कि छात्रों पर हुई कार्रवाई की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। सोमवार को संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़पें हुई थी और इस मामले में अब विपक्ष और सरकार भी आमने सामने आ गए हैं। विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है, वहीं सरकार की ओर से इस मामले पर आगे की रणनीति पर अब नजर बनी हुई है। और आइए आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां विकास से लेकर शिक्षा तक योगी कैबिनेट ने एक साथ कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है। चुनावी साल में प्रदेश की जनता को कई बड़ी सौगातें दी हैं। 2 नए एक्सप्रेसवे, छात्राओं के लिए स्कूटी योजना और उच्च शिक्षा में सुधार से जुड़े फैसले अब प्रदेश की तस्वीर बदलने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सड़क, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और प्रशासन से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला हुआ एक्सप्रेसवे को लेकर। कैबिनेट ने विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ये प्रयागराज से सोनभद्र तक बनेगा और इसकी लंबाई करीबन 333 किलोमीटर होगी। इस परियोजना पर लगभग 26,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सरकार का कहना है कि इससे विंध्य क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, विकास को नई रफ्तार मिलेगी। इसके अलावा विंध्य पूर्वांचल लिंक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी दी गई है। इसमें करीबन 117 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा और गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली जैसे क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। इस परियोजना की लागत करीबन 9,039 करोड़ रुपए बताई गई है। कैबिनेट ने पूर्वांचल एक्सप्रेस पर 2 किलोमीटर लंबे डायवर्जन को भी मंजूरी दी है। अधिक संख्या में आवास आने के कारण मार्ग में बदलाव किया जाएगा। हालांकि इससे परियोजना की लागत में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अब बात शिक्षा क्षेत्र की करें तो योगी सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रदेश के कॉलेजों की टॉप 5 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान रखा गया है और इससे करीब 50,000 छात्राओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है, आत्मनिर्भर बनाना है। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए प्रदेश के विश्वविद्यालयों में रिसर्च चेयर यानी शोध पीठ भी स्थापित किया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालयों को 2 करोड़ रुपए तक और पात्र कॉलेजों को 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। इस राशि से शोध गतिविधियों में रिसर्च पेपर्स को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा वाराणसी के वसंत महिला विश्वविद्यालय में नए छात्रावास के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें 112 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी और इस पर करीब 2 करोड़ 48 लाख रुपए का खर्च आएगा। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मॉनसून सत्र की तारीखों पर भी फैसला लिया है। ये सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक चलेगा। तो कुल मिलाकर योगी कैबिनेट के इन फैसलों में विकास, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर खास जोर दिखाई दे रहा है, जो अब जमीन पर उतरने के इंतजार में होगा। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।